था आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र में लेक्चर नंबर 9 यानी कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 35 तक पढ़ा था, जिसमें एम्ब्रियो सैक के बारे में, भ्रूणकोश के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हम लोग द्रव्य एवं ऊर्जा प्रश्न नंबर 36 से इस राजन सीरीज को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और इस चैनल को आप जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए यहाँ पे क्लास चल रहा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और प्रीवियस जो 2 वीडियो सीरीज था, बाल विकास और शिक्षण अधिगम प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकेंड का, उसका प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे मौजूद है, उपलब्ध है। वहाँ से आप लोग जाके प्लेलिस्ट में अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, द्रव्य एवं ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इनकी क्रियाएं बताइए। तो जैसा कि आपको पता है, द्रव्य यानी मैटर, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाती है। यानी कि पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं, वस्तु है, स्थान घेरती है और उसमें मास है, तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। उदाहरण, मेज, कुर्सी, दरवाजा, तीनों वस्तुएं एक ही द्रव्य लकड़ी से निर्मित है। तो लकड़ी क्या है, एक द्रव्य है। इसमें मेज, कुर्सी तथा दरवाजा द्रव्य नहीं है, वे केवल वस्तुएं हैं, परंतु उनका निर्माण करने वाली लकड़ी एक क्या है, द्रव्य है। यानी कि मेज, कुर्सी, दरवाजा तीनों एक ही द्रव्य से बना है, जिसका नाम लकड़ी है। द्रव्य के अन्य उदाहरण हैं लोहा, तांबा, वायु, जल आदि। प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से तथा प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से निर्मित होता है। यानी कि कोई भी द्रव्य है, मान लीजिए कोई द्रव्य है, उसके अंदर क्या होगा, परमाणु होगा, एटम होगा, और उस एटम के अंदर पॉजिटिव जो होगा वो न्यूक्लियस होगा, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। और पॉजिटिव मतलब ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इस नाभिक में रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है। एनर्जी क्या होता है, तो द्रव्य पढ़ लीजिए एनर्जी। तो ऊर्जा आपको पता है क्या है, एक भौतिक कारक है जिसके द्वारा कर्ता में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि आपको पता है, बिना ऊर्जा के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने हेतु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा द्रव्यात्मक मटेरियल नहीं होती है। यानी कि ऊर्जा 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 8 लीटर, 10 लीटर नहीं होता है। अर्थात उसमें भार भी नहीं होता है, आयतन भी नहीं होता है, आदि नहीं होता है, परंतु यह अनेक रूपों में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथों में, हमारे मांसपेशियों में पेशी ऊर्जा भरा है, ठीक है। विद्युत में वैद्युतीय ऊर्जा है, चुंबक में चुंबकीय ऊर्जा है, पृथ्वी का भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल वाली ऊर्जा है, जैसे उष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि आदि, ठीक है। द्रव्य और ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि मैटर एंड एनर्जी का जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे से इंटरेक्शन वाली रिलेशनशिप है, उसके बारे में क्या है। यानी कि ये एक दूसरे से अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने केवल गणनाओं द्वारा यह सिद्ध किया कि द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात द्रव्य वास्तव में घनीभूत ऊर्जा होती है। द्रव्य एवं ऊर्जा की एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया उनकी अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यानी कि द्रव्य और ऊर्जा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। यानी कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कह सकते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है तो उसमें प्रसार हो जाता है। जैसे मान लीजिए लोहे को गर्म किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो लोहा क्या होता है, नरम हो जाता है, और उसे पीट करके जो भी हम अपनी इच्छा अनुसार बर्तन या कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। तो क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, तभी ना बनता है। इसका अध्ययन करना ही क्या है, भौतिकी का उद्देश्य होता है। भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान, जैसा कि आपको पता है फिजिक्स क्या है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट सारे साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे प्रैक्टिकली ही है, जिसका अध्ययन विभिन्न प्रकार के प्रेक्षणों तथा मापनों द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने द्रव्य ऊर्जा के बारे में और एक दूसरे से किस प्रकार अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पे कैसे इंटर रिलेटेड है, वो हमने पढ़ा है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, बीज क्या है, बीज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो सीड्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि पता है आपको, सीड्स
गेहूं का बीज हो गया, धान का बीज हो गया, मक्का का बीज हो गया, ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ों का। तो आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज का निर्माण बीजांड के परिवर्तन से होता है। तो बीजों के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। जिस प्रकार आपको पता है, मान लीजिए ये कोई बीज है, ऐसे होता है बीज, तो इसके नीचे जो मूलांकुर होता है और इसके नीचे ऊपर प्रांकुर होता है। तो क्या होता है, तो बीज में क्या होता है, अंकुरण होता है, तो ये निकलते हैं इसके मूलांकुर प्रांकुर। तो क्या होता है, उससे ये पौधा तना में परिवर्तित होते चला जाता है और ये जड़ बनते जाता है, जिससे ये नया पौधा बन जाता है। तो बीजपत्र के आधार पर बीज दो प्रकार का होता है। तो बीजपत्र के आधार पर बीज दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री क्या होता है, इस प्रकार के बीज में एक बीजपत्र होता है, जैसे धान, मक्का, गेहूँ। जिसे आप लोग देखिएगा, जो धान होता है, मान लीजिए ये धान है, तो इसके अंदर जो चावल होता है, क्या एक ही बीज है ना, एक धान में एक ही चावल निकलता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री हो जाएगा। मक्का, गेहूँ इत्यादि सब क्या है, एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री मतलब जिसमें दो बीज हों। जैसे इस प्रकार के बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे चना। चना मान लीजिए ये है, आप चना को जब देखिए, जो दाल होता है, चना का दाल हो गया या अरहर का दाल हो गया, तो आप उसे जब फोड़ेंगे तो चना जो होता है उसे फोड़ेंगे तो आप देखेंगे दो भागों में टूट जाता है। एक ये टूट गया, ठीक, और एक इधर टूट गया। तो क्या हो गया, मटर, अरहर, ये सब क्या है, द्विबीजपत्री बीज हैं। विभिन्न बीजों की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये गोल, ठीक, चना गोल हो गया। अंडाकार, मान लीजिए अंडाकार धान गेहूँ हो गया। वृक्काकार आदि हो सकते हैं। बीजों का रंग भी अलग अलग होता है, जैसे धान गेहूँ मक्का का अलग, चना हल्का भूरे रंग का होता है, ठीक है, अरहर, ठीक है। बीजों के बाहर एक आवरण पाया जाता है। चना के बाहर क्या होता है, भूरे रंग का एक आवरण पाया जाता है, जिसे बीजावरण कहा जाता है, यानी कि बीज धन आवरण, यानी कि बीज का आवरण कहा जाता है। यह दो परतों में पाया जाता है, ठीक है। बाहरी परत को बाह्य कवच एवं भीतरी परत को अंतः कवच कहते हैं। यानी कि जो बीज का आवरण होता है उसमें भी दो सरफेस होता है। मान लीजिए एक सरफेस ये हो गया और एक इसी से सटा हुआ सरफेस ये हो गया, जो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या कहें, बाहर है तो बाहरी कवच, अंदर है तो अंदरी कवच, अंतः कवच। बीज के एक सिरे पर छिद्र पाया जाता है। आपको पता है, जो ये मान लीजिए चना है, ठीक, तो चना का जो ये मुंह होता है, जहाँ से ये निकला रहता है, जहाँ से ये जमता है, वो क्या है, इसका क्या होगा, एक छिद्र पाया जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण के अंदर भ्रूण पाया जाता है। ये जो बीज का आवरण है, इसके अंदर क्या होगा, भ्रूण होगा। भ्रूण से ही तो बीज बनता है ना। बीजों के अंदर भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूणपोष क्या होते हैं, इंडोस्पर्म पाया जाता है। यानी कि जो अंदर बीज के होता है भ्रूण, उसको भी तो पोषण चाहिए बड़ा होने के लिए, तो क्या देता है, इंडोस्पर्म देता है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, गुरुत्व से आप क्या समझते हैं, ग्रेविटेशन से क्या समझते हैं, गुरुत्व से, ठीक। तो गुरुत्व से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण से होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के मध्य का आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि मान लीजिए न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था, वो कहा था कि जो दो पिंड होते हैं एक दूसरे से आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अगर मान लीजिए ये दो पिंड है और एक क्या है, अर्थ है, और एक क्या है, ये कोई सॉलिड ये पिंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी क्या करेगी, इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो ये क्या है, गुरुत्व है। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है, यानी कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु या गेंद क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। अतः उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। यानी कि भार की परिभाषा क्या है, कि जो पृथ्वी किसी वस्तु पे अपनी ओर खींचने पर जो बल लगाती है वही क्या होती है, उस वस्तु का भार कहलाती है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी होती है अपने सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग के प्रति सेकेंड में होने वाली वृद्धि को
प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई पृथ्वी पे वस्तु गिर रही है तो वो प्रति सेकंड कितने वेग से बढ़ती हुई गिरती हुई चली जाएगी उसके बारे में बताता है। तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के, मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक सेकंड सॉरी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सेंटर है, मान लीजिए सेंटर है, ठीक, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करे, गुरुत्व बल के कारण यहाँ से कोई पिंड मान लीजिए स्मॉल m मास का है, ठीक है, ये पृथ्वी क्या करेगी, एक सेकेंड, ये कैपिटल M हो गया और ये स्मॉल m हो गया। ये पृथ्वी क्या करेगी, इस को अपनी ओर ऐसे खींचेगी और मान लीजिए इस पिंड और इस पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी रेडियस r है। तो देखते हैं गुरुत्व त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी क्या हो जाएगा, E कैपिटल G M E, यानी कि मास ऑफ अर्थ अपान r स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी को स्मॉल जी कहते हैं। यानी कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर E कैपिटल G M मास ऑफ अर्थ अपान रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी कि ये पृथ्वी पे हर जगह सेम रहेगा, जिसका मान 6.67 गुणे 10 पे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर है। ये स्मॉल कैपिटल जी की वैल्यू है। जी का प्रामाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है, इसका ऑथेंटिक मान क्या होता है, 45 डिग्री अक्षांश। यानी मान लीजिए पृथ्वी है, जैसा कि आपको पता है जो ये हॉरिजेंटल रेखाएं होती है पृथ्वी पे, ये क्या है, अक्षांश है, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं। तो 45 डिग्री अक्षांश, मान लीजिए अगर ये 0 डिग्री है तो मान लीजिए 45 डिग्री यहीं कहीं होगा। तो 45 डिग्री जो अक्षांश होती हैं और जो समुद्र तल पर, यानी कि 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल, मान लीजिए ये समुद्र है तो इस समुद्र तल के ऊपर क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन जो कैपिटल जी की वैल्यू होगी हर जगह सेम होगी। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से ऊपर से गिराया जाए तो उनमें समान त्वरण पैदा होगा, तथा यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराए जाए तो वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पे सबसे कम क्यों होता है, तो मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, एक पृथ्वी की हाइपोथेटिकल फिगर हम बना रहे हैं। तो ये पृथ्वी का मान लीजिए जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य यानी कि पृथ्वी के बीच की जो रेखा है, इस पे जो स्मॉल जी की वैल्यू कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से जो वस्तु गिरते आएगी तब ना फोर्स इस पर पृथ्वी खींचेगी। जब ये केंद्र के ही पास ही है तो क्या इस पर स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। और आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू होता है EG/ME अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या करेगी, R स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जब ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थान पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले तो उसके भार द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा द्रव्यमान और ज़्यादा गुरुत्व त्वरण की जरूरत होगी। यह वृद्धि ध्रुवों पर सबसे अधिक होगी। यानी कि जब आप ध्रुव पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण जी ज़्यादा एहसास होगा। अर्थात पृथ्वी तल पर व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। देखिए अगर जो स्मॉल जी की वैल्यू भूमध्य रेखा पर कम है, इसका मतलब उस भूमध्य रेखा पर जो भी व्यक्ति होगा उसका भार एज कंपेयर टू कम होगा ध्रुवों से, क्योंकि जो ध्रुव पे स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है वो ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, वहाँ का भार ज़्यादा होगा। तो पृथ्वी तल से ऊपर
या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। देखिए वो तो ध्रुवों की बात हो गया। अच्छा, पृथ्वी तल से ऊपर, मान लीजिए हम इस टाइम जहाँ पे आप लोग हैं पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, जैसे वो क्या होगा, जी का मान घटता जाएगा, और नीचे भी जाएंगे पृथ्वी से तो क्या होगा, घटता जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान शून्य होता है, यानी कि पृथ्वी तल के ऊपर चाहे नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी घटता है, और पृथ्वी के सेंटर पर रहेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फार्मूला में रख देंगे जो मैंने आपको उस फार्मूला ऊपर बताया है, जी इक्वल्स टू ई कैपिटल जी एम ई अपान आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी पे केंद्र पे होगा वो स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र से शून्य होता है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में कोई भी वस्तु होगी उसका भार जीरो होगा, परंतु द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा ना। मान लीजिए हम पृथ्वी के केंद्र में भले चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो हमारा पृथ्वी के केंद्र में भार शून्य होगा, वेट शून्य, एहसास होगा, उस टाइम महसूस होगा कि जीरो है। लेकिन जो द्रव्यमान है हमारा, जो मास है, जितने लंबे चौड़े मोटे तागड़े काले पतले जैसे भी हैं वो वैसे ही रहेंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 होता है। यानी कि मान लीजिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, मान लीजिए हम यहाँ पे 60 किलो का है पृथ्वी पर, ठीक है, और चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 होता है। यानी कि जो पृथ्वी पे 100 जो 60 है हमारा भार, वही चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 6 से 6 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि अगर आप 60 किलो के पृथ्वी पर हैं तो चंद्रमा पे आपको 10 किलो के हो जाएंगे, भार महसूस होगा। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति का भी गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है क्या, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी क्या करती है, वो घूर्णन गति करती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में एवं इसके कारण किसी पृथ्वी के भार में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो ध्रुवों के अलावा प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी हो जाएगी। यह कमी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। ज्ञातव्य है कि वस्तु का भार तो परिवर्तित होता है किंतु उसका द्रव्यमान निश्चित रहता है। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उस वस्तु का भार वहां पे टोटली क्या होगा, केंद्रित होगा। किसी वस्तु का भार घनत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्यरत रहता है। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र जब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कण के चारों ओर के उस स्थान को जिसमें कण के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि मान लीजिए दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो उसके अगल बगल जो भी प्रभाव क्षेत्र है उस बल के कारण उसे गुरुत्व क्षेत्र कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड पर रखे किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जो भी गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, यानी कि जब दो पिंडों को रखा जाएगा जहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र होगा उसके पिंड पर रखे किसी भी एकांक द्रव्यमान की एक यूनिट द्रव्यमान के पिंड पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या होगी, उसी की तीव्रता हो जाएगी। प्रश्न नंबर 40 है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप क्या समझते हैं। पत्ती द्वारा कायिकी प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है। ठीक है, प्रोपेगेशन का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। यानी कि जो पौधे का भाग होता है कायिक प्रवर्धन में, वो जनन की यानी कि रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे उसका कोई भी बॉडीली पार्ट
पौधे का क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है उस नए पौधे को विकसित करने में। मातृ पौधे के कायिक अंग, तो मान लीजिए कोई मातृ पौधा है, उसका जो कायिक अंग हो जाएगा, जैसे जड़, यानी कि जड़ के माध्यम से भी नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, तना के माध्यम से भी नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि कायिक प्रवर्धन हो सकता है। पत्ती में भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है, कलिका में भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है, यानी कि जड़, तना, पत्ती, कलिका, ये चारों क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं। आदि से नए पौधे का पुनर्जनन, यानी कि इन चारों से क्या हो सकता है, नए पौधे का जनन हो सकता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न हैं। तो कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला अजूबा ब्रायोफाइलम, यानी कि जो ब्रायोफाइलम के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादपकाय उत्पन्न होते हैं, जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। यानी कि जो ब्रायोफाइलम अजूबा है का पौधा, उसके जो पत्तियों पे क्या होते हैं, किनारे से क्या होते हैं, मातृ पौधे से क्या होते हैं, एक नया पौधा क्या होता है, जन्म ले लेता है। इसे ही क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आलू के कंद में, कंद मतलब जो खाने वाला हो, ठीक है, आलू हो गया, ओल हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ें उपस्थित पर्व संधि हो। आलू के कंद में क्या होती हैं, नोड्स और इंटरनोड्स, सॉरी यहाँ पे नोड्स की बात कर रहा है। तो आलू के कंद में उपस्थित जो भी पर्व संधियाँ होती हैं, कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती है तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। इस प्रकार हमने 39 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए चैनल को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।